नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज है वो लगातार जारी है और आज हम उसी सीरीज का कुछ और टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आए और हम डिटेल से व्याख्या करने वाले हैं। आप जरूर इन क्लासों को ध्यानपूर्वक देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको एग्जाम से पहले इन क्लासों को जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है और उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ में हम इसको ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा आप उसको कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने लिख लिया तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और क्लास को पूरा देख के फिर बाद में बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ देखिए, भारतीय संविधान, कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं भैया, कलर कर लेते हैं हम, लाल कलर कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किस भाग में, पार्ट में किया गया है? तो क्या ए ऑप्शन है भाग सेकंड है, या फिर भाग थर्ड है, या फिर भाग फोर है, या फिर भाग फाइव है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसके अंदर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया? तब तक आप आंसर दें, तब तक देखिए, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार भारतीय संविधान का, ये तो ठीक है मूल अधिकार, और इसे मूल अधिकार भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, मैग्ना कार्टा। ठीक है, उसके अलावा इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से लगाकर 35 तक इनका वर्णन है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और भाग कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इसका भाग कौन से में वर्णन कर रखा है? तो भाग इसका तीसरा भाग के अंदर वर्णन कर रखा है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में है? तो तीसरा भाग। ठीक है ना, भाग थर्ड है भैया। ठीक है ना, यह आपको पता होना चाहिए। तीसरे भाग के अंदर, भारतीय संविधान के तीसरे भाग के अंदर मूल अधिकार नामक टॉपिक को शामिल किया गया था और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन सा वाला? मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखिए, जो ये मूल अधिकार है वो भारत के संविधान में किस देश से लिए गए? तो किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार है वो, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, जब ध्यान रखिएगा। हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं। अब देखिए, मूल अधिकार तो ले लिए। उसके अलावा आप यह भी ध्यान रख सकते हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4 के अंदर ही मूल कर्तव्य हैं। 51A के अंदर मूल कर्तव्य है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 के अंदर, और मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए? यूएसए से लिए। अब देखिए, ये देखिए, ये भाग लिख रखा ना। भाग 4 के अंदर क्या क्या है? एक तो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, और इसी के अंदर है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखिए, 36 से 51 तक है अनुच्छेद। ठीक है, और यह कहां से कहां तक है? यह 51 क के अंदर है क्या? मूल कर्तव्य। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और ये नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? यह भी आपको पता होना चाहिए, आयरलैंड से लिए। कहां से लिए? आयरलैंड से। और ये मूल कर्तव्य कहां से लिए? सोवियत संघ से। उस समय सोवियत संघ था, वर्तमान में रूस है भैया। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, यह भाग 3 में है, यह भाग 4 में है, और वो भाग 4 के अंदर ही है भाई। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तो, और सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए। मूल, अब ठीक है ना। अब देखिए, ये मूल अधिकार तो यहां पर हो गया। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो समानता का अधिकार है,
समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसका वर्णन कहां से कहां तक कर रखा है? तो ध्यान रखना, इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक। यह आपको पता होना चाहिए। यहां पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा है? दूसरा नंबर आता है किसका? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन कहां से कहां तक है? स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन कहां से कहां तक है? तो आपको बता देना है, यह वर्णन 19 से लगाकर 22 तक है, ठीक है। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये कहां से कहां तक वर्णन है? तो ध्यान रखना 23-24, ठीक है। उसके अलावा 4 नंबर एक और आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन कहां से कहां तक है? 25 से लगाकर 28 तक, यह अनुच्छेद है भैया, ठीक है। 25 से 28 तक है। और एक आता है 5 नंबर, क्या आता है? शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का आता है, जो कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखना 29 और 30, ठीक है। उसके अलावा एक और है छठा, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से में है? ये 32 में। उसके अलावा एक और था जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, आपको बता दें, जो एक और अधिकार था जो अब नहीं है। अब संविधान के अंदर 6 ही मूल अधिकार है भैया, ये ही 6 अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के अंदर दे रखे हैं। और अब ध्यान रखना, जो एक संविधान संशोधन था, कौन सा वाला, जो कि अनुच्छेद नंबर 31 में था, अनुच्छेद नंबर 31 में था, ठीक है ना, जिसका क्या नाम था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब ये कहा गया संपत्ति का अधिकार, अब इसको 300 क के अंदर शामिल कर दिया गया है, ठीक है। 300 क भी आ सकता है या फिर ए भी आ सकता है। कौन से संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। किसके समय हुआ था? ये मोरारजी देसाई के समय हुआ था संशोधन। और कब हुआ था? तो 1978 है, ठीक है। तो ये अब तक जितने भी जानकारी लिखी है वो सबको पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार, वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 मूल अधिकार है। पहले मूल संविधान के अंदर कितने थे? 7 थे। कौन सा हटाया? संपत्ति का अधिकार हमने हटा दिया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इनको हटा दिया गया है और उसको अब मूल अधिकार न रहकर वो एक विधिक अधिकार रह गया। अब देखिए, जो भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार का वर्णन है वो कौन से भाग में? भाग 3 में। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के मूल अधिकार का वर्णन है। और तीसरे भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह भारतीय संविधान का तीसरा भाग है, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार का जो ये स्रोत है या फिर ये प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर, हमने किस देश से लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है हमने। उसके अलावा भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व 36 अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है, जबकि मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लगाकर कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क। ये दोनों भाग 4 में है, ये एकला भाग में 3 में है। ये आपको पता होना चाहिए। समानता का अधिकार 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह 25 से 28 है। उसके अलावा शिक्षा एवं संस्कृति 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का 32 है, जबकि संपत्ति का अधिकार हमने 300 के अंदर मूल अधिकार से हटाकर एक क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया। अब देखिए, जैसे जैसे प्रश्न आते हैं इनको और डिटेल से आगे कवर करते हैं, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए सेकंड प्रश्न, देखिए प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे? क्या 5 थे या फिर 6 थे या फिर 7 थे या फिर 8 थे?
यह पूछ रहा है मूल अधिकार प्रारंभ में, यानी कि मूल संविधान के अंदर कितने थे। तो मैंने अभी बताया था मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में भारतीय मूल संविधान, भारत का मूल संविधान था, उसके अंदर जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार थे वो कितने थे भैया? क्या 6 थे या 7 थे? अभी वर्तमान में 7 है, लेकिन उसमें उस समय मूल संविधान के अंदर मूल अधिकार कितने थे? मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार जो कितने थे? तो 7 थे भैया। मूल संविधान के अंदर मूल अधिकार 7 थे, यह आपको बात पता होनी चाहिए। और उसके अलावा जो अभी वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो यह आपको पता होना चाहिए। यह है कितने? 6 है भाई, 6 है, ध्यान रखना ना, 6 है, लेकिन मूल संविधान के अंदर 7 थे। अब ये 7वां कौन सा था? तो ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्या संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार है? नहीं है, ठीक है ना, मूल अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार बन चुका है? अभी विधिक अधिकार बन चुका है। लेकिन मूल संविधान के अंदर क्या था? मूल संविधान के अंदर तो यह संविधान मौलिक अधिकार था, ठीक है। अब इसको कौन से संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ठीक है। अब विधिक अधिकार बन गया, कौन से अनुच्छेद के अंदर इसको शामिल किया गया? तो ध्यान रखना 300 का, या फिर ए भी आ सकता है, दोनों ही सही उत्तर है भैया। और किसके समय, उस समय किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की थी, ये भी आप बात ध्यान रख सकते हैं। जनता पार्टी, कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है ना। जनता पार्टी और मोरारजी देसाई के समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया। ये पहले किस अनुच्छेद में वर्णन था? तो ध्यान रखना 31 में था भाई, अनुच्छेद 31 में वर्णन था इसका, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार, भारत के मूल संविधान के अंदर मूल अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 है। और कौन सा एक हटाएं? तो संपत्ति का अधिकार। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, कौन सा संविधान संशोधन? तो ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है कि 42वां है या 44वां। तो आपको ध्यान रखना है ये 44वां है, ये 44वां है संपत्ति का अधिकार, ध्यान रखना, 42वां नहीं है। चले आगे, अगला देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार यानी को राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार से हटा दिया गया? अभी प्रश्न आया था, क्या 42वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन, या फिर 52वां संविधान संशोधन, या फिर 61वां संविधान संशोधन? अब देखिए ये 3, इसका सही आंसर तो 44वां हो गया। और 44वां अभी हम पढ़ के आए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या कर देता? संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना देता। कैसा अधिकार? विधिक अधिकार बना देता, विधिक अधिकार। आप देखिए 42वां संविधान संशोधन है, यह आपके इंदिरा गांधी के समय होता है, इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है, मिनी संविधान, ठीक है, मिनी संविधान भी बोला जाता है। यह सबसे बड़ा आज तक का सबसे बड़ा इसमें संविधान संशोधन हुआ है। और इसके अंदर 42वां संविधान संशोधन के अंदर क्या क्या किया गया था? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना, प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द शामिल कर दिए गए थे। एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता या फिर अखंडता बोल सकते हैं ना, एकता अखंडता। एकता या फिर अखंडता, तो यह आपको ध्यान रखना होगा। पहला काम तो इन्होंने प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, एकता अखंडता को ही शामिल कर दिया था। और क्या क्या इन्होंने लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से कितना कर दिया? 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी। तो यह आपको पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन। उसके अलावा कुछ नापतोल, शिक्षा,
नापतोल, शिक्षा, इनको विषय को भी इन्होंने कहां डाल दिया था, समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया था। यह भी आपको पता होना चाहिए, समवर्ती सूची, ठीक है। और तो यह आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना के अंदर समाजवाद, तंत्र निरपेक्ष, एकता, अखंडता, लोकसभा का विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया इन्होंने। नापतोल, शिक्षा, समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब 52वां संविधान संशोधन एक था जो दल बदल से संबंधित था, दल बदल से संबंधित था, जो कि कौन सा सूची कौन सी थी, कौन सी सूची, 10वीं अनुसूची भैया, 10वीं अनुसूची से, 10वीं अनुसूची में यह वर्णन किया गया था, ठीक है। कब हुआ था, 1985 के अंदर हुआ था, 1985 के अंदर हुआ। क्या था प्रावधान इसके अंदर, शुरुआत के अंदर तो इसके अंदर 1/3 ही था, लेकिन वर्तमान के अंदर 2/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होती है। लेकिन शुरुआत में तो जब प्रारंभ हुआ था ये कानून, उस समय तो 1/3 थी, 1/3 सदस्य जाते थे किसी दूसरे पार्टी में, तब उनकी सदस्यता रद्द होती थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में व्यवस्था 2/3 है भैया, 2/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होती है। उसके अलावा 61वां संविधान संशोधन, ये देखिए जो 61वां संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन, इसके अंदर क्या हुआ था, वोट देने की उम्र है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है, और ये कब होता है, 1989 में। तो अब तक जितने भी लिखा है वो सब ध्यान होने चाहिए। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी से कोई जीत के आता है और उसके बाद में वो अगर दल बदल करता है, लेकिन अगर 2/3 सदस्य तक तो जाते हैं तब तक तो कुछ नहीं होता। अगर 2/3 सदस्य तक कुछ नहीं होता है, उससे ज्यादा अगर चले जाए, उससे कम चले जाए तो फिर उनकी रद्द हो जाती है। 2/3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पार्टी से 2/3 सदस्य चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2/3 से कम होंगे उनकी सदस्यता रद्द होने वाली। शुरुआत में 1/3 था, लेकिन वर्तमान में 2/3 है। उसके अलावा ये 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तंत्र निरपेक्ष, समाजवाद, ये सब जोड़े गए थे। लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष से घटाकर इन्होंने वापस 5 वर्ष कर दिया था। इसके बाद में वापस 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये वापस से कार्यकाल कितना किया गया था, 5 वर्ष किया गया था। ये कुछ विषय है इसके अंदर शामिल कर दिए गए थे समवर्ती सूची के अंदर। दल बदल से संबंधित 52वां संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन जो कि वोट देने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। तो ये आपको महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा याद होने चाहिए। सबसे पहले तो संपत्ति का अधिकार जो कि 44वां संविधान संशोधन से संबंधित है, और 61वां संविधान संशोधन जो कि उम्र वाला, ये ध्यान रखना आपको, वोट देने की उम्र से संबंधित है, और आपके 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। यह सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहां से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको ये सब के सब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक वर्णन है? क्या ये अनुच्छेद 14 से 18 है, या अनुच्छेद 19 से 22 है, या अनुच्छेद 23 से 24 है, या अनुच्छेद 25 से 28 है? अब देखिए समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ये है ना, कौन से अनुच्छेद से कहां तक है? तो अनुच्छेद ध्यान रखना, इनका वर्णन है 14 से लगाकर 18 तक। क्या क्या है? अब देखिए 14 में क्या लिख रखा है, यहां अनुच्छेद में लिख रहा हूं। अनुच्छेद 14 में क्या लिख रखा है? तो अनुच्छेद 14 में लिख रखा है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और विधि के समक्ष समता और विधि का संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। सीधी सी बात है, भारत के अंदर संविधान है जो वो भारत में विधि का शासन स्थापित करता है, और भारत में सबके ऊपर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन सब के ऊपर भारत में विधि का शासन स्थापित होगा। कानून की दृष्टि से सब बराबर है, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति को छोड़कर, और कुछ
परिस्थितियों में और भी काफी अधिकारी को एमएलए है, एमएलसी के हैं, उनको भी कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं। आपको पता होगा राज्यपाल और राष्ट्रपति को जब तक वो पद पर बैठे होते हैं तब तक हम उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है, उनको गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये बात अलग है। तो लेकिन बाकी सबके जितने भी अधिकारी हैं या फिर भारत में कोई भी निवास कर रहा है उन सब के लिए समान विधि है और समान न्याय की व्यवस्था है और विधि ही सबसे बड़ी होगी, यह अनुच्छेद 14 कहता है। और जो यहां पर है इस क्वेश्चन का तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 नंबर ऑप्शन आता है आपके अनुच्छेद नंबर 15, क्या है इसके अंदर कुछ मामलों के अंदर प्रतिषेध कर रखा है, भेदभाव का निषेध कर रखा है। कुछ मामलों में भेदभाव निषेध क्या मतलब है? देखिए कुछ मामलों के अंदर भेदभाव निषेध कर रखा है। राज्य है वो किसी के साथ, राज्य में किसी राज्य के अंदर निवास करने वाले कौन से भी नागरिक है उनके साथ राज्य हमेशा जाति धर्म लिंग मूल वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं करने वाला। उसके अलावा सार्वजनिक स्थान चाहे होटल हो, चाहे सार्वजनिक हॉस्पिटल हो या फिर नलकूप हो, उसके जगह पर भी राज्य जाति धर्म और मूल वंश या फिर जन्म स्थान या फिर इनके आधार पर लिंग, इनके आधार पर बदलाव या फिर भेदभाव नहीं करने वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा राज्य है वो महिलाओं एवं बच्चों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं बना सकता है। उसके अलावा आर्थिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर कोई कमजोर वर्ग है उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान भी कर सकता है, विशेष योजनाएं भी बना सकता है। उसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए राज्य क्या दे सकता है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था भी इसी से अंदर के कर रखी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और शैक्षिक रूप से कुछ अगर कोई समुदाय कोई पिछड़े वर्ग है तो उनके लिए भी शैक्षिक आरक्षण की व्यवस्था भी कर रखी है। शिक्षा जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके अंदर अगर शैक्षणिक रूप से या फिर कोई पिछड़ा वर्ग है जो वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर उनको लगे, राज्य सरकार को लगे कि भाई ये पिछड़ा वर्ग है और इनको शैक्षिक दृष्टि या शैक्षिक संस्थानों के अंदर क्या देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, तो ये आरक्षण की व्यवस्था भी यही अनुच्छेद करता है। अगला देखिए जो 16 नंबर अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 16 है, वो 16 के अंदर क्या कहता है, लोक नियोजन में समान संरक्षण। लोक नियोजन में समान संरक्षण कुछ मामलों में भेदभाव निषेध, ये 15 था कुछ मामलों में, ठीक है। अब अगला है 16 नंबर, लोक नियोजन में समान संरक्षण। राज्य किसी के साथ, राज्य में निवास करने वाले लोगों के साथ में सरकारी नौकरी देने में किसी के साथ जाति धर्म लिंग वंश मूल स्थान या फिर वंशानुगता या फिर इनके आधार पर जो भी निवास कर रहा है, निवास के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। और राज्य इसी के अंदर पदोन्नति में आरक्षण भी है, इसी के अंदर वो जो क्रिमिनल लेयर जो की परिभाषा दी थी ओबीसी के जो 50% आरक्षण नहीं बढ़ाना चाहते, 50% सीमा से ज्यादा जो आरक्षण वाली जो सीमा थी उसी सीमा को लागने वाला जो इंदिरा साहनी वाला मामला आया था उसके अंदर क्रिमिनल की जो परिभाषा है वो भी इसी के अंदर है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दे रखा है वो भी इसी के अंदर है, भाग वो वहां पर भी है और यहां पर भी है। 15 और 16 दोनों का भाग है ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है उनको भी नौकरियों के अंदर अगर राज्य सरकार को लगे तो यह आरक्षण व्यवस्था कर सकता भी, तो ये ध्यान रखना। ये लोक नियोजन के अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था ये अनुच्छेद है, कौन सा वाला, लोक नियोजन में समान संरक्षण। उसके अलावा जो 17 नंबर है उसके अंदर लिख रखा है अस्पृश्यता या अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। इसके अंदर क्या है, राज्य किसी के साथ भी कुछ भी भेदभाव नहीं करने वाला, ना छुआछूत जैसे कोई ऐसी भी घटनाएं का अंत करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए 17 में। और 18 नंबर पर क्या लिख रखा है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से मतलब है, उपाधियों का अंत से मतलब है
राज्य सरकार, कोई भी व्यक्ति शिक्षा और सैनिक सम्मान के अलावा कुछ भी राज्य सरकार या फिर भारत सरकार उसको क्या नहीं देगी, सम्मान या फिर ऐसा कोई भी सर्वोच्च सम्मान नहीं देगी या उपाधि नहीं देगी। उसके अलावा जो अगर कोई विदेशी यहाँ नौकरी कर रहा है भारत में तो भी उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई दूसरे देश से हम उस व्यक्ति को सम्मान या फिर नागरिक सम्मान दिया जा रहा है तो भी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो ये भारत के सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है या फिर पद्म श्री है, तो इनको आप कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या फिर बाद में नहीं लगा सकता। ये ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था, अगर वो लगाता है तो फिर उसके वापस भी छीना जा सकता है। तो ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी सेना और सैनिक और शिक्षा से संबंधित उसके अलावा कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। तो यह ध्यान रखना, ये 14 से लगाकर 18 तक ये है दे रखे समानता। अब देखिए 19 से 22 ये समानता है, ये शोषण के विरुद्ध है, ये शोषण के विरुद्ध है 23-24, ठीक है। 25 से 24 ये स्वतंत्रता से संबंधित है, नहीं ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता ये है स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये स्वतंत्रता है, ये समानता है, ये शोषण के विरुद्ध है और ये धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये आपको पता होना चाहिए। चले आगे, अगला देखिए, किस अनुच्छेद में अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? क्या अनुच्छेद 14 में दे रखी है, क्या अनुच्छेद 19(1)(a) में दे रखी है, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 32 में? इस प्रश्न का आंसर है, आप देखिए अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में अंदर क्या दे रखी है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है 19(1)(a) में। अब देखिए 19 में बहुत सारी दे रखी है, 19 के अंदर ही आपको बता दें, 19 के अंदर ही दे रखी है, एक तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दे रखी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। उसके अलावा एक तो यह दे रखी है, उसके अलावा क्या दे रखी है, संघ बनाने की भी इसी में दे रखी है, संघ बनाने की, ठीक है, संघ बनाने की इसी के अंदर दे रखी है। उसके अलावा क्या दे रखी है, सम्मेलन करने की भी दे रखी है, सम्मेलन या फिर आंदोलन, सम्मेलन करने की, लेकिन सम्मेलन आप बिना हथियारों के कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं आप आजीविका के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता दे रखी है, भारत के किसी भी हिस्से में आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो भाषण अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सम्मेलन करने, व्यापार करने, उसके अलावा आप भारत के किसी भी हिस्से में घूमने की स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता भी यहां देख रखी है। उसके अलावा घूमने, व्यापार, सम्मेलन, संघ, और उसके अलावा एक और दे रखी है, भारत में आप कभी भी कहीं भी आवास बना सकते हैं, यानी कि अपना खुद का घर कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाषण अभिव्यक्ति, संघ बनाने की, सम्मेलन करने की, व्यापार करने की, घूमने की, आवास की, यह दे रखी है 19 के अंदर, यह आपको पता होना चाहिए, यह दे रखी है भैया, ठीक है। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अब देखिए ये तो समानता हो गया। अनुच्छेद 21 से आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। जबकि जो अनुच्छेद नंबर 32 है वो संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा दे रखा है, जो कि अनुच्छेद 32 दे रखा है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 6 प्रकार की रिटें जारी करता है, ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये देखिए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 20 में है, या फिर अनुच्छेद 21 में है, या अनुच्छेद 22 में, या अनुच्छेद 24 में? तो देखिए ये तो आपकी बात होगी जीवन एवं अभिव्यक्ति, ये प्राण और देह के स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और ये अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। उसके अलावा यहां पर विदेश जाने की स्वतंत्रता भी यही है। उसके अलावा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाई की जिम्मेदारी, और वो भी इसके अंदर शिक्षा संबंधित अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद नंबर 21, ठीक है ना, अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर एक तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक, ठीक है, प्राण एवं दैहिक
स्वतंत्रता, एक तो यह है, ठीक है। एक ध्यान रखना, विदेश जाने की भी स्वतंत्रता है, विदेश जाने की भी स्वतंत्रता है इसमें, ठीक है ना, जाने की स्वतंत्रता। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा एक ध्यान रखना, निजता की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर है, निजता की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उसके अलावा एक और जोड़ा गया है जो 21A के अंदर जोड़ा गया था, भाई ये ध्यान रखना, इसके अंदर नहीं, 21A के अंदर जोड़ा गया है अनुच्छेद, ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 21A बोल दो, ठीक है। के अंदर क्या जोड़ा है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये क्या जोड़ दिया भाई, शिक्षा का स्वतंत्र, शिक्षा के अधिकार का क्या से जोड़ दिया यहां पर, तो ये जोड़ दिया गया भैया। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था, और कब हुआ था, 2002 के अंदर हुआ था, ठीक है, इसके द्वारा जोड़ दिया गया था। और क्या क्या है इसमें, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन करने वाला है, राज्य सरकार, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप देखिए अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद नंबर 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और इसमें लिख रखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप क्या नहीं कर सकते, वो भारी उद्योग या फिर कल कारखानों पे आप नहीं लगा सकते, जिससे कल, भारी कल कारखाने, ठीक है ना, भारी बोल सकते हैं, जो भी ज्यादा कुछ प्रदूषण फैलाते हो उसके जगह आप नहीं लगा सकते, है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में लगाने से मनाही करता भी, कल कारखानों में लगाने पर रोक लगाता है या मनाही करता है, ठीक है। ये कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 आपको पता होगा, अनुच्छेद 22 के में क्या है, अनुच्छेद 22 के अंदर यह लिख रखा है कि भाई 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, अनुच्छेद 22 ही वो अनुच्छेद है, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 20, दोष, जो भी कैदी होता है, जब भी किसी कैदी को पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी के समय, गिरफ्तारी के 2 सिद्धि के समय कुछ संरक्षण दे रखा है, 2 सिद्धि के समय संरक्षण दे रखा है। ये दे रखा है कि जब भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उस समय जो कानून होगा भारत के अंदर या जो भी कहीं भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर, उसी कानून के तहत एक तो सजा मिलेगी, खुद के खिलाफ खुद को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और एक बार किसी के ऊपर अगर सजा दे दी है तो दोबारा उस केस के अंदर वापस भी सजा भी नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 20, ठीक है ना, 2 सिद्धि में गिरफ्तारी 2 सिद्धि में संरक्षण, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। और इस व्यक्ति को पूरा अधिकार है वकील से मिलने का और अपना गिरफ्तारी का कारण जानने का, ठीक है। यह भी ध्यान रखना, गिरफ्तार होने के बाद में वकील से मिलने का, जिस समय जो कानून होगा उसी हिसाब से उनको सजा मिलने वाली है। और जिस एक जो भी काम करेगा, जो भी एक उसने जो भी एक कार्य किया है, जो भी उसने उसके लिए जो अपराध किया है उसके लिए उसको एक ही सजा मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके लिए कुछ 2-3 सजा दे दी जाए, बाद के अंदर अलग व्यवस्था हो जाए, या जिस समय गिरफ्तार हुआ उस समय कानून अलग था, लेकिन कुछ दिन बाद में अगर कानून की कुछ धाराएं बदल जाए तो फिर उसके ऊपर लागू नहीं होने वाली। वो व्यक्ति जिस समय गिरफ्तार हुआ था उस समय जो कानून व्यवस्था थी वो ही उसके ऊपर लागू होने वाली है। तो देखिए अगला चलते हैं। और ये 22 मैंने बता दिया, किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और वो पूछ भी सकता है कि हमें किस धारा में किस मुलजिम किस अपराध के अंदर गिरफ्तार किया है, वो भी यहां पर अनुच्छेद 22 के तहत, ठीक है। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में,
अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 231 में, अनुच्छेद 29 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर है। 32 के अंदर, अनुच्छेद 32 के अंदर यह वर्णन कर रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखना, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के तहत यह सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की, सॉरी 5 प्रकार की, ठीक है। 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है। जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होगा या फिर कम करने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और उक्त 31 वाला तो यह लिख रखा है आपके, कौन सा है? 31 वाला संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह तो शिक्षा एवं संस्कृति वाला है, ठीक है ना, जिसके अंदर अल्पसंख्यक अपनी भाषा लिपि को बचाने के लिए वो अपने व्यवस्थाएं कर सकता है। और 30 के अंदर अगर उनको लगे तो वो फिर अपने शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में या फिर शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं अपनी भाषा और लिपि के, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार जो कि किसके अंदर है? अनुच्छेद 31 में। और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, अधिकार पर्चा है, परमादेश है। और तो यह आपको पता होना चाहिए। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पर्चा और बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो फिर अगर वो पूछेगा गैर कानूनी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वो अपने बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप बताइए किस कारण इसको गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध के अंदर जब उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को यह देख सकता है कि वो अपने न्यायालय क्षेत्र से बाहर तो जाके कोई कार्य कर रहा है तो उसको रोक सकता है। अधिकार पर्चा के अंदर प्रतिषेध, उत्प्रेषण के अंदर ध्यान रखना वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी फाइल अपने पास मंगा सकता है अगर वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता तो। और अधिकार परमादेश, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा है और वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि आप उस काम को कीजिएगा, ठीक है। अधिकार पर्चा के अंदर कोई भी व्यक्ति उस पद का लायक नहीं था, बेवजह या फिर कुछ ऐसे कोई कारण अपनाकर या कुछ अपना कर या फिर उस पद तक वो पहुंचा है तो फिर अगर वो पद उसके लायक नहीं है या फिर वो अपने पद पर कार्य नहीं कर रहा है, कुछ तरीके से वो उस पद तक पहुंच गया तो फिर उस पद पर नियुक्त करने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। उसे पूछा जा सकता है कि आपने इनको क्यों इस पद पर बैठाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 प्रकार की रिट का बारे में आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था या राजेंद्र प्रसाद ने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था कि अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा का, यह सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 32 क्योंकि यह भारतीय संविधान के अंदर सबसे अनुच्छेद नंबर 32 ये मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। जब भी मूल अधिकारों की हनन की बात आएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट इससे क्या कर सकता है? रिटें जारी कर सकता है। अभी मैंने बताया था। उसके अलावा देखिए हाई कोर्ट 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, ध्यान रखना जब भी देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 32 निलंबित हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट का 226 निलंबित नहीं होता है। यह भी आप ध्यान रखना। और इस रिटें जारी करने के हिसाब से देखा जाए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है? आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक मूल अधिकार के बारे में था। मूल अधिकार का जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम लेके आए। काफी कुछ हमने इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या छुआछूत का उन्मूलन है या फिर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, बाल श्रम पर प्रतिबंध है, धार्मिक स्वतंत्रता है? तो ध्यान रखना बाल श्रम पर प्रतिबंध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, देख शोषण के विरुद्ध अधिकार तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह वर्णन कौन से अनुच्छेद में कर रखा है? तो अनुच्छेद नंबर 23 और 24। 23 में क्या लिख रखा है? 23 में आप है ना बलात् श्रम नहीं करवा सकते या फिर बेगार प्रथा को नहीं करा सकते, ठीक है, या फिर तस्करी भी नहीं कर सकते। यानी कि किसी व्यक्ति को बिना आप उसे श्रम दिए
आप उससे कार्य नहीं करवा सकते। बेकार भर्ता भी नहीं करवा सकते, बिना शर्म दिए या फिर बिना उनसे मन की इच्छा के बगैर उनको कार्य नहीं करा जा सकता है, बिना पारिश्रमिक धन दिए बगैर उससे कार्य नहीं करा जा सकता है, और किसी भी पुरुष या फिर महिला या बच्चा कि क्या नहीं की जा सकती, व्यापार या उनको बेचा नहीं जा सकता या उनकी तस्करी नहीं की जा सकती। अब देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या कर रखा है, वर्ष के बच्चों को कल कारखानों में प्रतिषेध यानी कि रोक लगाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो उनको फिर आप भारी ऐसे जैसे कुछ भी ऐसे कल कारखाने हैं जहां पर जहरीली गैसें निकलती हैं हो या फिर वहां पर नुकसान पहुंचता हो बच्चे के स्वास्थ्य पर, तो उन बच्चों को आप 6 से 14 वर्ष के तब तक नहीं भेज सकते। ये माता पिता की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को कहां ना भेजें, ऐसे कल कारखानों में ना भेजें जिससे उसके स्वास्थ्य पर एक बुरा प्रभाव पड़ सके। लेकिन घरेलू कार्य के अंदर लगाया जा सकता है, उस पर यह नियम लागू नहीं होता, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, यह अभी बताया था। कौन सा? अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 32 है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है? 21 है। 21A के अंदर ही क्या शामिल किया गया था? शिक्षा का अधिकार, है ना। कब से कब तक? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होती? राज्य सरकार की होगी भाई, निःशुल्क। ठीक है, निःशुल्क पढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा क्या क्या था? निःशुल्क जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा यह 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 के अंदर इसको शामिल किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं, हाँ ये प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न यही था भाई। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार की पढ़ाने की जिम्मेदारी होगी, जबकि मूल कर्तव्य के अंदर एक और जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा, जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी माता पिता की होगी। उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी 45 के अंदर ये भी आरंभिक शिक्षा है वो फ्री हो गई, ये भी लिख रखा है, जो कि राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। ये बातें स्पष्ट रूप से लिख रखी हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको कैसी क्लास लगी है आप जरूर अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी लगातार क्लासें चल रही हैं, अगली आपने पिछली क्लासें नहीं देखे तो आप जरूर जाके देखिएगा, उनसे भी आपको काफी कुछ फायदा होने वाला है। हर जो क्लास रोजाना लेके आ रहे हैं उस क्लास के अंदर हम वाकया से ही देख रहे हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल में देखने की कोशिश करें, जितने हो सके आपका टॉपिक क्लियर हो, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम के अंदर फायदा मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, अपनी मेहनत को यूं ही बरकरार रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।